भरतपुर के चक्कर में इनका भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल में है, सबसे पुराना 30 साल हो गए और 30 साल में इस संस्थान ने बड़ी ऊंचाइयां तय की हैं और सफाई के मामले में संस्थान सर्वोच्च संस्थान है पूरे देश भर में। तो आइए हम तकनीकी अधिकारी राजेंद्र शर्मा जी से बात करते हैं। शर्मा जी आप थोड़ा मेरे से इसमें ना बोलो, आप उसमें छापो मान्य करो। सुनो तो मेरी बात, सुनो। कि डाइट में डाइवर्सिटी का होना जरूरी है, तभी हम सेहतमंद रह सकते हैं। और उसी प्रकार से हमारी मृदा का स्वास्थ्य होना भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। न केवल मृदा बल्कि हमारी मृदा, जल और वायु तीनों का जो है वो स्वस्थ रहना, साफ सुथरा रहना हम सब के लिए, चाहे मानव जन हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है सर, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं की उत्पादन? हाँ देखिए, हम लोग भी और बाकी विभाग भी किसानों को जागरूक करते हैं, उनको समय समय पर ट्रेनिंग भी देते हैं, उनके प्रशिक्षण करके उनको पैडी की 2 नवीनतम प्रजातियां PB 1847 और PB 1692 का करीब 800 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन करके हमने वापस IRI पूसा संस्थान को दिया है। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि जो संस्थान ने की है वो है IRI मेगा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो करनाल हब है उसकी जिम्मेदारी भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान को दी गई, जिसके अंतर्गत 25 BSc AG के, 16 MSc AG के और 8 PhD के स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू हो चुकी है। सभी बच्चे देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं और उनको यहाँ आने के बाद हमने कोशिश की कि उनकी हर तरह की जो जरूरत है उसको हम पूरा करें, इंक्लूडिंग हॉस्टल। हमारे पास हालांकि सुविधा नहीं थी, तो हमने पड़ोसी संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र जो है उससे हमने कुछ क्वार्टर्स लेके उसको हमने हॉस्टल में कन्वर्ट किया है। तो सभी बच्चों को हमने, जो प्रथम वर्ष के बच्चे हमारे पास आए हैं, उनको हमने हॉस्टल, क्लासरूम और प्लेग्राउंड की सारी सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध कराई है। 5वीं जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है संस्थान की 4 तकनीकों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सर्टिफाई किया है, जिसमें एक प्रजाति DBW 327 थी और 3 टेक्नोलॉजी हमारी संसाधन प्रबंधन विभाग से थी। संस्थान की 6वीं महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है कि हमने 28,000 किसानों को सीड पोर्टल के थ्रू बीज बुक करने का एक प्रावधान किया था, जो लोगों ने बुक किया और उसको हमने किसानों के बीच वितरित किया है। अगली उपलब्धि है कि संस्थान की प्रजातियों का 212 MOU विभिन्न सीड कंपनीज द्वारा साइन किए गए और उनको हमने ब्रीडर सीड उपलब्ध कराया है, जिसकी वजह से संस्थान की प्रजातियों का प्रचार प्रसार देश में तेजी से होगा।
उसकी अगली उपलब्धि है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा हमें एक लक्ष्य दिया गया था, जिसमें यह था कि देश के 70% गेहूं के क्षेत्रफल में क्लाइमेट रेजिलिएंट और बायोफोर्टिफाइड प्रजातियों की खेती होनी चाहिए। उसके लिए संस्थान ने 10 टीमें गठित की और हरियाणा पंजाब के हर एक जिले को कवर करके हमने हर जिले से 5 गांव, हर गांव से 5 किसान का रैंडम सर्वे किया, ये जानने के लिए कि क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज किसानों के पास जो हम चाहते हैं वो किस प्रतिशत तक पहुंची हैं, और जो बुआई का समय है उसमें अगेती समय से बुआई, मध्यम समय से देर और विलंब से बुआई वाली परिस्थिति में कितने कितने क्षेत्रफल चाहता है। उसके साथ ही हमने ये भी जानना चाहा कि जो किसान गेहूं की खेती करते हैं उनकी एक साधारण जोत कितनी है, उनका होल्डिंग साइज कितना है। उस सर्वे से हमने पाया कि हरियाणा और पंजाब में 80% से ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज का है। ये बहुत ही खुशी का विषय है। और इसके साथ जो दूसरी चीज जुड़ी हुई है वो ये है कि जब किसान के खेत में क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज होंगी तो मौसम के जो प्रतिकूल प्रभाव से फसल पे नुकसान होने का अंदेशा रहता है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात जो हमने पाई वो ये है कि कुल मिला के करीब करीब हरियाणा और पंजाब के दोनों राज्यों को अगर हम औसत निकालें तो 85% के आसपास जो क्षेत्रफल है वो अगेती और समय से बिजाई वाली कंडीशन के अंतर्गत आता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब में जो समय से और अगेती बिजाई है उसकी वजह से उनकी उपज क्षमता विलंब वाली परिस्थिति के मुकाबले अच्छी रहेगी। वैसे भी हरियाणा और पंजाब का जो एवरेज है प्रोडक्टिविटी का वो करीब करीब 5 टन यानी 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास आता है। जो अगली उपलब्धि में संस्थान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो है कि संस्थान ने जो क्लाइमेट रेजिलिएंट बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज विकसित की हैं और हमारे सहयोगी संस्थानों ने जो की हैं उसकी वजह से अभी बीमारी जिसमें खास तौर से पीला रतुआ है आने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन हम किसी भी बीमारी की केवल ये कह के कि हमारी वैरायटीज रेजिस्टेंट है अपने आप को सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो मैं किसानों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो विजिलेंट रहें और अपने खेत की जांच पड़ताल करते रहें, और यदि कहीं किसी को येलो रस्ट के कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो वो हमें या कृषि विभाग के किसी भी अधिकारी को सूचित कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं और जो यथोचित प्रबंधन है उसको कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि संस्थान ने 1 नवंबर 2023 से हर पखवाड़े पे एडवाइजरी जारी करना शुरू किया है। किसान और प्राइवेट सीड कंपनीज के लोग जो गेहूं के बीज उत्पादन से जुड़े हैं किन किन चीजों के बारे में कब क्या करें, कौन सी सस्य क्रिया कब करनी है, उसके बारे में हम हर 15 दिन पे एडवाइजरी जारी करते हैं। आज एक एडवाइजरी हम शाम को जारी करेंगे करीब 4 बजे के आसपास, क्योंकि इस एडवाइजरी के लिए हमें इनपुट चाहिए होता है IMD से, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसका इनपुट लेते हैं कि आगे आने वाले 15 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, उसके आधार पर किसानों को क्या क्या क्रियाएं कैसे करनी है इसकी जानकारी हम देते हैं। और पिछले करीब 10-12 दिन से मौसम लगातार ठंडा चल रहा है, कोहरा भी है, धुंध भी कभी कभी आती है। आज सुबह हल्की सी फुहार भी कहीं कहीं थी, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी है। कुल मिला के अभी तक गेहूं की फसल बहुत अच्छी है और जो जलवायु की दशा है पूरे देश में वो अच्छी है। कहीं कहीं हमें ये जानकारी मिली है कि कुछ किस्मों में
65 से 70 दिन में पानी आने की कहीं कहीं कुछ समस्या का हमारे पास रिपोर्ट आई है। तो हम उन किसानों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल खेत में अपना जो रेगुलर पानी और खाद की जो डोज देनी है उसको देते रहें। और आने वाले समय में हम कामना करते हैं कि मौसम साथ देगा और गेहूं की फसल पुनः एक बार देश में अच्छी पैदावार उत्पादकता देगी, ऐसी हमारी कामना है। मेरी आप सभी को, समस्त देशवासियों को और विशेषकर गेहूं उत्पादक किसानों को वर्ष 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, इस बार का टारगेट क्या रखा गया है? इस वर्ष का जो टारगेट 2023-24 का है वो 114 मिलियन टन है। डॉक्टर साहब, जो पहले किसान खेती करते थे, जैसे देसी खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, अब ज़्यादा पेस्टिसाइड आ रही है, उनके कारण मतलब जैसे आगे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, इसलिए देखिए, चाहे वो कंपोस्ट हो, चाहे वो हरी खाद हो, चाहे वो रेजिड्यू हो उससे पहले वाली फसल का, जिसमें धान हो सकता है, मक्का हो सकती है, बाजरा हो सकता है, या दलहन हो सकती है, या जिन क्षेत्रों में खासतौर से मध्य प्रदेश में जैसे सोयाबीन की खेती होती है, तो वहाँ के जो किसान हैं वो कोशिश करते हैं कि कुछ रेजिड्यू जमीन में डाला जाए। देखिए, हरी खाद हो या फार्म यार्ड मैन्योर हो, उसका समावेश मृदा में होना बहुत जरूरी है, जिससे मृदा स्वास्थ्य को हम बनाए रख सकते हैं। केवल यूरिया, डीएपी या जो एग्रोकेमिकल्स के आधार पे हम ज़्यादा देर तक मृदा स्वास्थ्य को शायद नहीं बना पाएंगे। हमें अल्टीमेटली एक नेचर की तरफ जाना होगा, जिसमें इन सब चीज़ों का समावेश करना बहुत जरूरी है। इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए